जैसे ही युद्ध रुकने की आहट शुरू हुई, सीज फायर का ऐलान हुआ और युद्ध रोकने के लिए बातचीत शुरू होने की सुगबुगाहट शुरू हुई, बाजार ने बिल्कुल रॉकेट बना दिया। निफ्टी नीचे से 2000 पॉइंट ऊपर जा चुका है। अब ऐसे में हम आप जैसे कई लोग हैं, मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये जो बाजार में रौनक लौटी है, या सिर्फ इसलिए लौटी है क्या कि युद्ध रुक गया है, सीज फायर हो गया है, बातचीत हो रही है, युद्ध अब नहीं होगा, या फिर सीज फायर टूट गया, बातचीत टूट गई, युद्ध फिर शुरू हो गया तो वापस मार्केट नीचे जाने लगा क्या? एक पक्ष ये भी है जिसका मानना है कि बहुत हो गया, अब युद्ध के नाम पर बाजार गिरते गिरते थक गया है, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने की गुंजाइश थी नहीं, तो बाजार अब यहाँ से नीचे बहुत गिरेगा नहीं, अब यहाँ से ऊपर ही उठेगा। और इस बीच क्या हुआ कि कुछ एक सेक्टर ऐसे भी निकले जो युद्ध की वजह से बाजार गिर रहा था तो वो भी गिरना शुरू कर रहे थे, जबकि इनका कोई लेना देना था नहीं। इसलिए जो रैली आई ना, तो सबसे ज़्यादा उन सेक्टर के कंपनियों को शेयर में काफ़ी तेजी देखने को मिल गई है। तो अब आपके मन में हो रहा है कि यार पैसा लगाने का मौका है तो लगाऊं कहाँ? जो सेक्टर बार बार एक्सपर्ट कह रहे थे वो सारे सेक्टर तो भागे जा रहे हैं, उसका क्या करें हम लोग? और कई लोग ऐसे भी हैं कह रहे हैं कि मोटा कैश लेके बैठा था लेकिन बैठा ही रह गया तो मार्केट भागना शुरू कर दिया, अब क्या करें? तो ये सारे सवाल ऐसे हैं ना जो एक आम निवेशक के मन में इन दिनों चल रहे हैं। तो मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। आप कह रहे होंगे भाई साहब आपका जवाब कैसे देंगे, आप मार्केट के तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं लक्ष्मण राय हूं और मार्केट के बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन हमने आज अपने शो में मार्केट के कई दिग्गजों को बुलाया है जो ऐसे सभी सवालों का जवाब आपको देंगे। और इसलिए अगले 1 घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, वरना नुकसान होगा तो इसका खामियाजा आप खुद भुगतिएगा, हमें दोष मत दीजिएगा। क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं उनका आपका परिचय करा दूं पहले ही। सुनील सोरडम साहब हैं जो कि जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। मिहिर वोरा साहब हैं जो कि ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। और साथ में जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हैं जो कि इक्विंटिस रिसर्च एंड रैंकिंग में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। बहुत ही बेसिक सा सवाल मैं पूछूंगा आप तीनों लोगों से। शुरुआत सुनील सर आपसे। बाजार में रौनक क्या सिर्फ इसलिए लौटी है कि युद्ध रुक गया है, युद्ध थम गया है, या फिर बाजार अब थक गया था गिरते गिरते? नहीं, मैं कहूँगा कि ये कॉम्बिनेशन है। तो पहली चीज़ है कि जो बैड न्यूज़ है वो दाम में है। तो मार्केट ये लेके चल रहा है कि इससे और बैड उतना नहीं होगा क्योंकि अमेरिका थक गई है इस वॉर से। तो सीज़फायर में अभी लेबनान पे अटैक कर रहे हैं या ये हो रहे हैं, वो तो बात रहेगी। पर अल्टीमेटली सबको लगता है कि अमेरिका के ऊपर इतना असर पड़ गया है, गैसोलीन प्राइसेस के बढ़त, ट्रम्प की पॉपुलैरिटी की गिरावट। तो एक तरह से वो किसी ना किसी हालत में इस सीज़फायर को परमानेंट करा के जीत डिक्लेयर करके निकल जाएँगे, ये उम्मीद मार्केट में आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा कि आंकड़े भी देखे तो ये रिटेल ड्रिवन रैली है क्योंकि मिड और स्मॉल कैप लार्ज कैप से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड, एफआई की इस हफ्ते ही देखे, शुरुआत में 7-8 हज़ार करोड़ बेच रहे थे, अब एकदम से 1000 करोड़ के करीब बिकवाली कर रहे हैं। तो क्लियरली एक ओवरसोल्ड सिचुएशन मार्केट का कहूँगा मैं। तो इससे और बुरी खबर नहीं आ सकती और अच्छी खबर की प्रोबेबिलिटी इंप्रूव हो गई है। तो अब पैसे लगाने का वक्त आ गया है, ये मन में। और रिटेल निवेशक की आंकड़े तो एमएफ के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल की सेकंड हाईएस्ट मंथली इनफ्लो उस पर मैं आऊंगा। हाँ हाँ, उस पर मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन आपने एक बड़ा अच्छी बात कही कि बाजार बुरी खबरों को सुन चुका है, अब उससे ज़्यादा बुरी खबर कुछ आनी है नहीं, अब जो आएगी अच्छी खबर आएगी। तो इसी पे लेकर मैं आगे जाऊंगा। मिहिर वोरा साहब, चूंकि जब हम लोग ये शो दर्शक देख रहे होंगे वीकेंड में भी, तो हो सकता है तब तक बातचीत चल रही होगी या बातचीत खत्म हो चुकी होगी। तो चले दोनों हालात को हम लोग मान के चलें कि मान लिया जाए ये बातचीत सफल हो जाती है, तो बाजार यहां से कितना तेजी से और कहां तक जा सकता है? नमस्कार लक्ष्मण। देखिए, बाजार जो है बहुत ही मैं कहूंगा एक रबर बैंड की तरह स्ट्रेच हो चुका था ऑन द डाउन साइड। काफी सारी एफआईएस की सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग वगैरह, और जो जिस तरह की नेगेटिविटी थी, तो एक रबर बैंड था, उसका जो रिलीज हुआ था हमने देखा कितना फास्ट रिलीज होता है। लेकिन मेन थिंग ये है कि ओवरसोल्ड होने के जो इंडिकेशंस थे और जो अंडर परफॉर्मेंस इंडिया ने दिखाई है पिछले 15 महीनों में, वो एक रिकॉर्ड लेवल की थी। तो हमने अगर फ्रैंकली देखें 24-20 महीने में टाइम करेक्शन देखा है, प्राइस करेक्शन देखा है, और एफआई पॉइंट ऑफ व्यू से करेंसी करेक्शन भी देखा है। तो इंडिया की जो अंडर परफॉर्मेंस रही है इन डॉलर टर्म्स वर्सेस
rest of the emerging markets and rest of the world is at a record bad level, I would say. इतना अंडर परफॉर्मेंस इंडिया ने 12 या 15 महीने में कभी नहीं किया है पिछले 25 सालों में. तो डेफिनेटली FIIs जो है वो अंडरवेट है इंडिया पे, शॉर्ट है इंडिया पे. और जो नेगेटिविटी थी न सिर्फ इंडिया में थी, ऑफ कोर्स कोरियन मार्केट्स, ताइवानीज मार्केट्स में भी हमने देखा, क्योंकि ऑयल डिपेंडेंस, इंपोर्ट डिपेंडेंस ज्यादा थी. तो ये सारी मार्केट इसी तरह से वायलेंटली अपसाइड में भी रिएक्ट कर रही है. तो आई एम नॉट सरप्राइज. आज नहीं तो कल जब वॉर एंड होना था या तो सीज फायर होना था, तो इस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्टेड ही था, जो बिल्कुल हो रहा है. नहीं, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये डाउन साइड में रबर बैंड की तरह था. तो रबर बैंड जब ज्यादा लंबा खिंच जाता है, उसको छोड़ेंगे तो वापस से एक दूसरे पोजीशन पर जाता है, ओरिजिनल से और ज्यादा पीछे चला जाता है. क्योंकि वैसा तो नहीं मार्केट नहीं कर रहा है. वो कर भी सकता है, क्योंकि जैसे अभी आपने किया कि FII फ्लोज को जिस तरह से डोमेस्टिक ने अब्सॉर्ब किया है, और लेकिन जिस तरह से नेगेटिविटी बन रही थी, लग रहा था कि ऐसा रहा तो SIP फ्लोज या डोमेस्टिक फ्लोज स्लो डाउन हो जाएंगे. लेकिन उससे विपरीत हुआ. आज जो नंबर्स आए म्यूचुअल फंड्स के, वो एक्चुअली बढ़े हैं, विच मीन्स दैट इन्वेस्टर का जो रिटेल इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस अभी तक टूटा नहीं है. बाय ऑन द डिप्स वाला माहौल अभी भी बना हुआ है. रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं टूटा, या फिर कहें कि हम लोग जो आम एक धारणा ये थी कि कोविड के टाइम में नए नए रिटेल इन्वेस्टर्स आए थे, बहुत जल्द पैसा कमाना चाहते थे, बाजार गिर रहा था, तो अब ये रिटेल इन्वेस्टर्स घबराहट में आ गए, तो वो धारणा टूट गई. दरअसल रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत ही मैच्योरिटी दिखाई. जब बाजार गिर रहा था तब भी SIP में बने रहे, म्यूचुअल फंड में बने रहे और ज़्यादा पैसा डाला. जो अभी आंकड़े आए वो इस बात को दर्शाते हैं. ये कहना ज़्यादा सही होगा. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, तो इस पे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, जो आंकड़े आए हैं उसको कैसे पढ़ा जाए. जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब, मैं थोड़ा सा वॉर पे ही रखता हूं अपने सवाल को. एक सवाल कि मान लिया जाए किसी न तरीके से सीज फायर कहीं बीच में टूट जाए, बातचीत टूट जाए, सफल ना हो, तो क्या बाजार में गिरावट की संभावना अब यहां से कितनी है? नमस्कार लक्ष्मण जी और सभी पैनलिस्ट को. लक्ष्मण जी, हम वॉर के पहले जो इंडेक्स था और जो बॉटम था, वहां से 11% की गिरावट आई थी. अब वहां से आज की जर्नी देखें तो लगभग आधी जर्नी कवर हो गई है. मतलब हाफ जो लॉस था कवर हो गया. 5% अभी भी हम डाउन है. 27 फरवरी का निफ्टी का लेवल देखें, आज का देखें तो 11% एकदम पीक पे डाउन थे और 5% आज के हिसाब से डाउन है. तो आधी की जर्नी में ट्रैवल कर रही है. आधी ट्रैवल इसलिए हो गई है, बाउंस बैक इसलिए हो गया क्योंकि अभी इंटेंट दोनों का क्लियर है. पहले तो यूएस का मतलब बहुत ही अलग लेवल की उनकी स्टांस था कि मतलब वो क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, जला देंगे, धरती से नष्ट कर देंगे, मतलब अलग अलग लेवल का वो था. नाउ दोनों पार्टीज अग्री कर गई है कि लेट्स टॉक. अब वो टॉक जो है, जो डिस्कशन है, वो आप 1 के 10 पॉइंट है कि 15 पॉइंट है और वो लेवल इंक्लूडेड है नहीं है, उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं. उसमें वो कह रहे हैं यूएस मुआवजा देगी तो हम करेंगे, मतलब बहुत सारे इम्पॉसिबल चीजें हैं जो एक आम आदमी को भी पता है कि शायद पॉसिबल नहीं है. तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड ज्यादा रहेगा मार्केट, विच मीन्स की 2% प्लस 2% माइनस टिल सच टाइम ये भी दब जाए. ये क्योंकि हमने बहुत सारी वॉर्स देख चुके हैं हिस्टोरिकली. रशिया यूक्रेन टू इजराइल तो पता नहीं कितनी जंग लड़ चुका है पिछले 3 सालों में. बट थोड़े टाइम के बाद एक बार ये Q4 की अर्निंग जैसे स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी. आज लार्जेस्ट IT सेक्टर कंपनी की जो कंपनी आई, रिजल्ट आए, और थोड़ा IT सेक्टर में जो हुआ है ग्लोबली, उसकी वजह से IT सेक्टर का इम्पैक्ट आया है. तो इंक्रीमेंटली Q4 के अर्निंग्स, इंक्रीमेंटली और जो चीजें होंगी ग्लोबली, अर्निंग्स रिलेटेड, मॉनसून रिलेटेड, अदर थिंग्स रिलेटेड, अभी ये अपना इलेक्शन के बाद डीजल पेट्रोल का कुछ भी होता है, वो ज्यादा प्रमुख ले लेगा कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग. अभी थोड़ा नॉर्मल बन जाएगा इनका जो डिस्कशन, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं नजर आ. राइट, ये तो फिर ऐसा है कि मतलब वो रोज सुबह शाम को देखो कुछ है, सुबह देखिए आप कुछ है. तो लार्जर पॉइंट 2-3% ऑन अ निफ्टी लेवल, रेंज बाउंड. स्टॉक लेवल पे एक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, एंड दैट इज वेयर फंड मैनेजर्स एंड एक्सपर्ट्स का ज्यादा रेलेवेंस रहेगा, जो कि थोड़ी मेहनत भी बढ़ जाती है.
इसमें एक सवाल और आपसे पूछूं मैं, उसका फिर सुनील सर के पास जाऊंगा कि आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि जितना मार्केट गिरा था 50% तो रिकवर कर गया, मोर लेस 50%। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, बातचीत सफल हो गई, युद्ध स्थायी तौर पर रुक भी गया, तो बाकी के 50% क्या इतनी तेजी से रिकवर कर जाएगा? कर जाना नहीं, चाहिए, बाकी कुछ कंसर्न बने रहेंगे। लक्ष्मण जी कर जाना चाहिए, बट उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें इजराइल फिर से कहीं कुछ नया एलिमेंट ढूंढ लेगा। उसका ये मतलब नहीं है कि यूएस अपने अगले लक्ष्य की तरफ चल पड़ेगा। उन्होंने ऑलरेडी अपना वो दे दिया है, एक सिग्नल दे दिया। अभी ग्रीनलैंड है कि क्यूबा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उन्होंने हमला करने, प्रेसिडेंट को उठाना है उन्होंने जाके, राइट। तो हमें पता नहीं है, ये बहुत ही अलग हालांकि माहौल है। तो वी डोंट नो ये जियोपॉलिटिकल जो सेटअप है कब जाके थमेगा और अगला मसला कब खड़ा हो जाएगा। तो आई थिंक वी हैव टू नाउ प्रिपेयर फॉर अ मच टर्बुलेंट वर्ल्ड। हैविंग सेड दैट, अच्छी बात सर इतनी ही है कि इंडिया इज इन अ फार बेटर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ डेट प्रोफाइल, फिस्कल डेफिसिट, सेल्फ सफिशिएंसी, जो भी मायने बोल लीजिए। और हमारी अपनी अर्निंग्स रिकवरी की अगर 15% नहीं है तो 12% है, 12% नहीं तो 10% हो जाएगी। तो नेट नेट इंडिया स्पेसिफिक अगर फोकस करेंगे तो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज इनफ। मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि रूस यूक्रेन वॉर में भी सीज़ फायर का ऐलान हो गया है, और अब यहाँ भी सीज़ फायर, अब क्यूबा और वहाँ पे ग्रीनलैंड में अगर होता है तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं दिखेगा जो हम लोगों ने गल्फ कंट्रीज़ में देखा, चूँकि गल्फ कंट्रीज़ वाला तो पूरी दुनिया को तबाह करने वाला इम्पैक्ट था यहाँ पे, तो वो एक राहत की बात यहाँ पर है। अब मैं और आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा और माइक्रो में डिटेल में जाऊँगा सुनील सर, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूँ कि इस गल्फ वॉर की वजह से एक कंसर्न ये जताया गया है कि पूरा फिस्कल मैथ सरकार का गड़बड़ हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट पर असर पड़ेगा। तो ये सारे जो फिस्कल मैथ को लेके कई बार मार्केट कंसर्न रखता था, क्या वो कंसर्न बना रहेगा आने वाले दिनों में? नहीं, मेरे ख्याल में मैनेजेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को कट कराएगी, शायद कैपेक्स को थोड़ा कम कराएगी। और ऑलरेडी उन्होंने देखिए एक्साइज ड्यूटी का कट को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर पास ऑन कर दिया है, और इलेक्शन के बाद जरूर वो थोड़ा बहुत पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाएंगे। तो गवर्नमेंट बहुत अवेयर है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एफडीआई और एफआईआई जो फॉरेन में हमें देखते हैं उनके लिए। तो गवर्नमेंट ऑलवेज उसको मेंटेन करते आ रही है। मेरे ख्याल में ये मेंटेन करेगी बाय कटिंग डाउन ऑन सम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड लिटिल बिट ऑफ कैपेक्स, वो करवा देगी। तो आई डोंट थिंक फिस्कल वाइज देयर इज अ कंसर्न। और करेंसी में भी जो कंसर्न थी, मैंने आरबीआई ने बहुत स्ट्रांग एक्शन लेकर करेंसी का जो 95 तक गया था उसको देखिए 92.5 तक लाकर उधर ही रख रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मेजर्स के जरिए। तो ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि इंडिया मैनेज कर सकती है। मगर अगर ये तेल अभी 96-95 के लेवल पे है, $120 तक अगर वॉर में कोई मोड़ ऐसा आया और तेल वापस 115-20 पे गई, तब प्रॉब्लम हो सकती है। मगर एट ए 95 लेवल, आई थिंक आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि 75 से 80 तक हम कवर्ड है। तो 75 से 80 तक क्रूड रहे तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। रुपी मोरलेस आरबीआई ने कवर कर ही लिया है, उस लेवल पर है, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंसर्न है मिहिर वोरा साहब, रुपी को जो आर्टिफिशियली उसको मैनेज किया जाता है तो कई बार इन्वेस्टर्स उसको बहुत अच्छे सेंस में लेते नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रुपी में डिप्रिसिएशन था तो आर्टिफिशियली सही मैनेज तो कर लिया गया, तो वो अब कंसर्न रहेगा बाजार के लिए कि नहीं? करेंसी का कंसर्न तो मेरे ख्याल से अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने वर्स्ट ऑफ द ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट तो देख लिया है। वर्स्ट ऑफ द गोल्ड प्राइसेस जो ऊपर गए थे, हमारा बहुत बड़ा इंपोर्ट गोल्ड का भी है अपार्ट फ्रॉम ऑयल, वो भी देख चुके हैं। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो आरबीआई की इंटरवेंशन थी वो काफी कम थी पिछले 2 हफ्तों में, और रुपी को आई थिंक मोरलेस अपने नेचुरल लेवल्स पे किया गया, अलाउ किया कि फ्लोट हुए। हाँ, जब आरबीआई को लगा कि जो स्पेक्यूलेटिव शॉर्टिंग हो रही थी लोकल एज वेल एज फॉरवर्ड ऑफशोर मार्केट में रुपी की, उसको वो शॉर्ट कवरिंग के लिए जो आरबीआई ने पिछले हफ्ते 2 स्टेप्स लिए थे, उसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आई है। बट आरबीआई ने खुद से इंटरवीन करना मेरे ख्याल से कम कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न अभी नहीं रहेगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट काम की बातें पर आ जाए, चूंकि बहुत सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से डेवलप हुई हैं कि बहुत सारे निवेशक जो हैं अलग अलग असमंजस की स्थिति में रहते हैं। मिहिर वोरा साहब से शुरू करूं मैं कि खासतौर से जो आंकड़े आए हैं, म्यूचुअल फंड के आंकड़े आए हैं, तो उसमें हमने देखा
कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में ठीक ठाक पैसा लगाया, पहले के मुकाबले ज़्यादा किया है। तो अभी आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि अब नए सिरे से जो पूरा सेटअप बन रहा है तो पोर्टफोलियो एलोकेशन वैसे ही रख रहे हैं, या फिर आप लोग कह रहे हैं कि उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, नए अपॉर्चुनिटी नए इक्वेशन बन रहे हैं? तो नहीं, मेरे ख्याल से जो नॉर्मल रीबैलेंसिंग, मेरे ख्याल से जो नॉर्मल रीबैलेंसिंग करनी चाहिए वो करनी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट, खासकर इक्विटी मार्केट नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो में शायद इक्विटी का वेट कम हो जाता है बिकॉज ऑफ प्राइस मूवमेंट। तो वो रीबैलेंसिंग अगर आपको करनी है तो बिल्कुल कर लेनी चाहिए एट दिस पॉइंट टाइम। अदरवाइज हमने तो यही रिकमेंड किया था कि जो अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, एसआईपी वगैरह है, उसको बिल्कुल जारी रखें, उसको बिल्कुल कम नहीं करना है, बिकॉज एसआईपी का जो मेन उद्देश्य है वो इस तरह की वॉलेटिलिटी को मायने रखते हुए और कंसीडर करते हुए डिजाइन किया गया है। तो मेरे ख्याल से जो नॉर्मल अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो चालू रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस पहले भी किया है कि ये पहली बार नहीं है हमने इस तरह की वॉलेटिलिटी देखी है, और बाजार 10 से 15% ही नीचे गया है, न कि ऐसा कोई मेल्टडाउन जैसा सिचुएशन नहीं था। तो 10-15% की वॉलेटिलिटी के वजह से हम अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य चेंज करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। जो नॉर्मल अपनी प्रोसेस है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते रहें। और जैसे हमने डिस्कस किया कि रिटेल इन्वेस्टर ने आपने जैसे कहा बहुत ही अच्छी मैच्योरिटी दिखाई है, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में भी अपनी एसआईपी और जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू किया है। सुनील सर, मैं ये सवाल इसलिए पूछा मिहिर सर से क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि इस ईरान वॉर ने बहुत सारे सेक्टरों को एक्सपोज्ड कर दिया है, और बहुत सारे सेक्टर जिसको हम लोग बहुत फोकस नहीं कर रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा दिखाया कि नहीं यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है अगर हमें सेल्फ रिलायंस होना है तो इस वजह से सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से देखें तो क्या हमें कुछ नए सेक्टर में नए एवेन्यू दिख रहे हैं, पोटेंशियल दिख रहे हैं आपको? हाँ नहीं, मेरा मानना है, मैं मेहर जी से बिल्कुल सहमत हूँ। वॉर के पहले जो आपने पोर्टफोलियो बनाया था आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, उसी पे टिक के रहना चाहिए जो एलोकेशन है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, वॉर की शुरुआतें अगर हम बात करते हैं और कौन से सेक्टर में ज्यादा असर पड़ता है, हम कहते हैं पेंट, टायर, एविएशन, और कहते हैं किसमें नहीं आना चाहिए, बहुत सारा बैंकिंग। बट किसका लगा वाट ज्यादा? बैंकिंग का लगा। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है सिचुएशन में, ऐसा गेस करके अपने पोर्टफोलियो को वॉर के कारण रीबैलेंस करना, मैं मानता हूं कि एसआईपी ऑटोमेटिकली वो कर जाती है आपको, क्योंकि आपके इंस्टॉलमेंट वही के वही रहते हैं, और फंड मैनेजर जो एलोकेशन आपके हिसाब से करेगा वो आपको टेक केयर कर लेगी। तो मेरे मेरे मन में, क्योंकि जो गिरावट ज्यादा हुआ है उसी को ज्यादा खरीदा है बिकॉज ऑफ योर एसआईपी। तो मेरा कहना था, और आपको याद होगा लक्ष्मण जी, जब वॉर की शुरुआत में हमने एक शो किया था तब आपने मुझसे पूछा कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, मैंने कहा कि स्पेयर कैश जो हाथ में है उसका हर दिन 1% लगाओ। अब समझिए कि अगर वो लगाया था तो कैसे उसका बेनिफिट होता है ना। तो सेम थिंग, और बट की थिंग क्या है कि इन्वेस्टर ने यही महीना फरवरी 20 को वॉर शुरू हुई थी, और इसी महीने में उन्होंने 40,000 करोड़ पैसा कंपेयर टू 30,000 करोड़ बढ़ा दिया। तो रियली यू हैव टू से दैट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया है अपने इन्वेस्टर्स को, और काम करके एडिशनल पैसा लगाने के लिए सलाह दिया है। तो मेरा मानना है कि जस्ट एसेट एलोकेशन आपकी रिस्क एपिटाइट और आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से जो आपने दिया था उसी पे रहना चाहिए। मैं वॉर के कारण ये सेक्टर में पोटेंशियल है वहां पे जाओ, ये मैं सलाह नहीं दूंगा बिल्कुल। नहीं, मैं इसलिए सवाल दोनों लोगों से पूछ रहा हूं कि हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो खास तौर से क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी है उसको अब कम करने के लिए गवर्नमेंट जा रही है कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है, आपको इंडक्शन पे जाना है, पीएनजी पे जाना है। तो जसप्रीत सिंह साहब, ये सारी चीज़ें मुझे जो सेंस मिल रहा है ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं थी, अब लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग ये है कि अब थोड़े से क्रूड पे जितना डिपेंडेंसी कम किया जा सके, पूरी तरह से कम करना तो संभव है नहीं, लेकिन जितना कम किया जा सके उतना कम करें। तो इसमें हमें पीएनजी का सेगमेंट देख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट देख सकते हैं, सोलर एनर्जी का, सोलर पावर का सेगमेंट देख सकते हैं। तो वो आपको क्या लगता है उसमें गुंजाइश है कि नहीं, वो पहले से ही काफ़ी चले हुए हैं? जी लक्ष्मण जी, इसमें डेफिनेटली अभी जो नए सिचुएशन उभर के आ रही है उसके अंडर दो चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है समझना। वन इज क्रूड, मतलब एनर्जी बास्केट है, किसी की गैस का प्राइस और गैस की अवेलेबिलिटी, एंड सिमिलरली पेट्रोल डीजल की अवेलेबिलिटी और प्राइस। उसकी वजह से एनर्जी बास्केट हर कॉर्पोरेट इंडिया के लिए किसी का 20, किसी का 30, किसी का 40%
स्पाइक होने ही वाला है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर, इवन अज्यूमिंग क्रूड सेटल्स एट $90। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, over a period of time in the next 6 to 12 months, inflationary impact रहेगा in India and globally. Already G6 बता रहा है in US and in India। कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट वापस ऊपर का मोड़ ले सकते हैं। उसकी वजह से some of the banking and financial sector NBFCs can take a hit both in terms of the bond portfolio as well as overall जो sentiment रहता है especially for NBFC। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने अपने पोर्टफोलियोज में टैक्टिकल शिफ्ट्स स्टार्ट किए हैं। वन इज जहाँ पे क्रूड एंड एनर्जी बास्केट का बहुत ज्यादा रिलेवेंस है इन दी रॉ मटेरियल, उसका शेयर कम किया है। एंड द अदर इज एनबीएफसी स्ट्रोक सेलेक्ट बैंक्स का ओवरऑल बीएफएसआई का थोड़ा सा वेट कम किया है। कमिंग बैक टू दी अदर एनर्जी सेक्टर्स, वी नॉर्मली शाय अवे, मतलब वो जो टिपिकल एनर्जी सेक्टर रहता है, गवर्नमेंट बिजनेसेस रहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता है, व्हाटएवर बी द कंडीशंस। एंड एक और इम्पोर्टेंट, डिफेंस में हमने थोड़ा सा अपना टेक्निकल एलोकेशन बढ़ाया है। तो ये और ऑटो को भी कम किया, ऑटो एयरलाइंस, जहां क्रूड का जहां लिंक है उसको कम किया है। और ये जरूरी नहीं है कि ये नियर टर्म ही है, हमें लगता है थोड़ा इस साल फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स इसका इम्पैक्ट रहेगा on the sentiment, inflationary impact कह लीजिए, and overall raw material basket। हालांकि इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट रहेगा क्रूड बास्केट की वजह से, लेकिन दूसरा भी एक है कि मतलब लॉन्ग टर्म में आप दूसरे सेगमेंट को भी, जैसे पावर सेक्टर, मैंने रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह कहा, उसमें भी गुंजाइश दिखती है। क्यों मेर वोरा साहब? किस चीज की गुंजाइश आपने बताया? जो रिन्यूएबल एनर्जी है, हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोलर पावर हो गया, चूंकि हम देख रहे हैं कि इस पे फोकस ज्यादा रहने वाला है, चूंकि जितना कम से कम हम क्रूड पे अपनी निर्भरता वो कम कर सकें। तो वो तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल था ही। मेरे ख्याल से ये जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से ऑलरेडी जो पॉलिसीज हैं उसको एक्सीलरेट की जाएगी और ज्यादा फोकस दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से और ज्यादा दिलचस्पी इसमें आ सकती है ये सेगमेंट पे, बोथ फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। और वैसे मैं कहूँ कि स्ट्रक्चरली पिछले 1-2 साल में ये भी हुआ है कि जो रिन्यूएबल्स की जो डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो बैटरी प्राइसेस इंक्लूडिंग बैटरी स्टोरेज, वो ऑलमोस्ट ₹5 पर यूनिट पे आ गई है। तो ऑलमोस्ट जो कन्वेंशनल सोर्सेज है कोल वगैरह, उसके पार पे आ रही है। तो सोलर प्लस विंड प्लस बैटरी स्टोरेज अगर देखें, जिससे हमको एक स्टेबल पावर मिल सकता है, वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से काफी अच्छी प्राइसिंग पे आ रही है। तो ये मैं कहूंगा कोइंसिडेंस है कि ये एक ट्रिगर मिल गया ये सेगमेंट को, लेकिन वैसे ही फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी ये सेगमेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ चुका है और मेरे ख्याल से अब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट पे चलता रहेगा। एक सेगमेंट और है सुनील सर, बैंक है, चाहे ऑटो हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, ये सारे सेक्टर ऐसे थे जिनका इस वॉर से कोई लेना देना था नहीं, लेकिन जब वॉर हुआ तो सारे सेक्टर गिर रहे थे, बाजार भी गिर रहा था, वो भी बेचारे गिर गए। हालांकि जब से रुकने की खबर आई तो ये तीनों सेक्टर में काफ़ी तेज रिकवरी हमने देखा है। तो किसी को फ्रेश अलोकेशन करना हो, पैसा लगाना हो, तो इन सेक्टर में अभी भी गुंजाइश है कि नहीं? अब ये तो जितना भागना था भाग गए 2-3 दिन में। नहीं, बैंकिंग में बिल्कुल हेडरूम है अभी, और भी ज्यादा, क्योंकि आपने देखा कि जो आंकड़े बिफोर द अर्निंग्स रिलीज किए, क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, जबरदस्त है। प्राइवेट बैंक्स की डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और जो स्थिति देश में है कि आप कुछ भी हो, विदाउट फाइनेंसिंग तो आगे नहीं चल सकती है। तो मेरे ख्याल में, और बैंक के एनपीए लेवल्स भी ऑल टाइम लो पे है, हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो मैं कहूंगा कि बीएफएसआई स्पेस एक ऑल वेदर स्पेस है। और ये करेक्शन जो हुआ उधर, वो इसीलिए हुआ कि सेल इंडिया का स्टोरी था। तो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में जो इंडिया का हिस्सा होता है, उसमें 30% बैंकिंग सेक्टर की थी। तो वो सेल इंडिया के कारण बैंकिंग में दबाव आई। और उसके अलावा जो एचडीएफसी में कांड हुआ, चेयरपर्सन का जो रिजिग्नेशन के कारण एक नेगेटिविटी आई, मगर इट हैज नथिंग टू विद लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पोटेंशियल ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो डेफिनेटली मैं उस पर पॉजिटिव हूँ और बहुत हेडरूम है अभी आगे जाकर बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ के लिए। इसमें
इस बैंकिंग सेक्टर में एक दो सवाल आपसे पूछ लूँ, फिर मैं बाकी अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आप बात बात में आप प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर रहे थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से वो मतलब कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, उससे तो ज़्यादा अच्छा सरकारी बैंक कर रहे हैं। नहीं, जरूर क्या है कि सरकारी बैंक का एक कैचअप रैली प्राइस टू बुक में देखिए तो बहुत बड़ा फासला था बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो बैंकिंग सिस्टम अच्छी करने लगी तो नेचुरली लोग वैल्यू में पब्लिक सेक्टर बैंक को ढूंढे, इसलिए लास्ट 1 ईयर 2 इयर्स परफॉर्मेंस में पीएसयू बैंक बहुत आगे है। मगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में अभी भी मानता हूं कि जो मैं इस समर से लेकर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की स्पेंडिंग, एक कूलिंग रिलेटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो सब में प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में आगे होती है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इन द नियर टर्म मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक्चुअली अपना लेंडिंग बुक अच्छी तरह मैनेजिंग करेगी। बट कैपेक्स की जो स्टोरी आपने बताया उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बड़ा हाथ होगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जरूर एमएसएमई और एसएमई सेगमेंट की फाइनेंसिंग में वो उसका मार्केट शेयर बहुत हाई है। और जब कैपेक्स साइकिल अच्छी तरह प्राइवेट सेक्टर से भी पिकअप होती है तो जरूर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आगे होंगे। तो नियर टर्म में मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, मीडियम टर्म में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। मेहर वोरा साहब, पब्लिक की प्राइवेट? मेरे ख्याल से दोनों का अपना अपना मैं कहूँगा स्थान है ये वैल्यूएशन पे खास करके, क्योंकि जैसे सुनील जी ने बताया पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, तो वहां पे रिलेटिव वैल्यू इमर्ज हो रही है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, डिपॉजिट फ्रेंचाइज इतनी स्ट्रांग है कि ये जब टाइट लिक्विडिटी वाली माहौल में उनको काफी फायदा होता है। और ग्रोथ वाइज देखें तो एक्चुअली पब्लिक सेक्टर ने भी अच्छा ग्रोथ दिखाया है इन टर्म्स ऑफ लोन। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर में मैं कहूंगा सिलेक्टिव वैल्यू इमर्ज हो रही है, और पब्लिक सेक्टर बैंक तो अपनी स्ट्रेंथ दिखाई रही है। अभी भी रिलेटिवली मैं कहूंगा थोड़ी जूस बची है वैल्यूएशंस में। तो एट दिस पॉइंट टाइम में एक इक्वल बास्केट बना के रखूंगा पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट के लिए। पब्लिक और प्राइवेट दोनों में इक्वल बास्केट बना के रखा जाए, मतलब इसमें दोनों में गुंजाइश है। जसप्रीत सिंह साहब, आप किसके पक्ष में? इक्वल वेटेज लक्ष्मण जी, दोनों पब्लिक और प्राइवेट। डिफरेंस बस इतना रहेगा, पब्लिक में जो हमारा चॉइस है वो टॉप 3 बैंक्स में ही रहेगा, एंड जो प्राइवेट साइड है वहां पे मतलब उसमें इंक्रीमेंट सारा पैसा टॉप 3 में। इन प्राइवेट जो टॉप 3 है उसमें कम रहेगा लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। मिड साइज में देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज जो विच आर गोइंग डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर कंपेयर टू लार्ज कैप, बिकॉज लार्ज कैप में आपको वो 10-11 बिटवीन 10 to 12% क्रेडिट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मिड लेवल पे 15 से 17% की लोन को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इट इज मिड साइज बैंक्स, तो रफली 10% ईच, अगर उसको रफली समझना चाहे, एंड another 10% for less than 10% for NBFCs, and the last 10% I would say, or less than 10% for the non-lending and capital market और वो जितने भी फिनटेक्स टाइप के हैं। तो कुल मिला के 35 से 40% का BFSI का बॉल पार्क पोर्टफोलियो बनता है, विच इज व्हाट वी आर सजेस्टिंग। बन सकता। एनबीएफसी, आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया जिसको हम लोग अभी चर्चा में नहीं लाए थे। सुनील सुब्रमण्यम साहब, एनबीएफसी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एनबीएफसी इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि अभी जो 2-3 महीने का जो या फिर ईरान वॉर से जो टर्बुलेंस आया है उससे उस सेगमेंट को ज्यादा असर पड़ा है जिस सेगमेंट को एनबीएफसी लेंडिंग कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल, मगर मैं पॉजिटिव हूँ एनबीएफसी के ऊपर, बिकॉज जैसे मैंने कहा रिटेल लेंडिंग में वो आगे हैं। उनकी सिस्टम्स, प्रोसेसेस, टर्न अराउंड टाइम, टेक्नोलॉजी, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत बहुत आगे है सबसे देखे तो। सो सेकंड बात क्या है कि अभी बैंक में देखिए सुपरविजन भी आरबीआई एनबीएफसी को बैंक के लेवल की सुपरविजन में ला रही है। तो डेफिनेटली उनकी कंट्रोल से द सेक्टर विल ग्रो वेरी वेल। और उधर वाइड चॉइसेस है आपको, सही फ्रॉम गोल्ड लोन फाइनेंसिंग बैंक से लेकर कंज्यूमर लेंडिंग बैंक से बहुत सारी चॉइसेस है आपके पास। तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो इजीली अक्रॉस द होल पोर्टफोलियो। तो ये एनबीएफसी को लेकर भी आप यहाँ पे उत्साहित हैं। थोड़ा सा सेक्टर से अलग सेक्टर पे चलें तो एक आईटी सेक्टर है जिसको लेकर के हम लोग जब भी सुनील सर होते हैं तो हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन आज शुरुआत सुनील सर आपसे नहीं करूंगा, मैं मेहर वोरा साहब के पास जाऊंगा। आईटी सेक्टर को लेकर हमेशा से काफ़ी लंबे समय से एक दबाव बना रहा और अब जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं उसको देख करके क्या आपको लगता है, कुछ होप जगह है? देखिए, लार्ज कैप आईटी में जो होप है वो ज्यादा नहीं है, इन द सेंस एक्सपेक्टेशंस ही कम है, क्योंकि स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि ये एआई का जो थ्रेट आया है उसके पहले भी उसके बिना भी कंपनीज जो थी, बड़ी कंपनीज, वो
5 से 10% के ग्रोथ पे चल रही थी, तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कोई ग्रोथ रेट दिखा नहीं रही थी। और उसके ऊपर से एआई की जो थ्रेट आई है उसकी वजह से और भी डीरेटिंग हुई है। तो मेरे ख्याल से पिछले महीने में हमने क्या देखा कि फरवरी और जनवरी में आईटी सेक्टर मैक्सिमम अंडर परफॉर्म किया था। ऑलमोस्ट जो इंडेक्स था इवन बिफोर द वॉर ऑलमोस्ट 25 to 30% गिर गया था आईटी सेक्टर का इंडेक्स। तो जब वॉर का सिचुएशन आया तो एक ऑलरेडी बॉम्ब्ड आउट सेक्टर था, ऑलरेडी नीचे के लेवल पे था, तो इतना अंडर परफॉर्म नहीं किया और थोड़ा रिकवर भी किया बिकॉज ऑफ करेंसी एक्सेट्रा। बट मेरे ख्याल से ये बाउंस बैक जो था वो टेक्निकल था, रिलेटिव परफॉर्मेंस का बाउंस बैक था। स्ट्रक्चरली में लार्ज कैप आईटी कंपनीज पे अभी भी इतना पॉजिटिव नहीं हो। और जब अगर माहौल तेजी का है खास करके इंडिया में, तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक सेक्टर से ज्यादा चलेंगे कंपेयर टू आईटी। इसमें आप लोग एलोकेशन आईटी में कर रहे हैं कि नहीं, बंद किए हुए अभी? हमारा एलोकेशन है लेकिन काफी सिग्निफिकेंटली अंडरवेट स्टांस रहा है। और उसमें भी हमारा जो प्रेफरेंस है वो मिड कैप आईटीज, सिलेक्टिवली मिड कैप आईटीज है 2 या 3, उसी में फोकस रहा है। क्योंकि अभी भी वो बेस पे वो ग्रोथ दिखा सकती है। जो बहुत मेगा कैप्स है, लार्ज कैप आईटी है, वो अपने बेस पे इतना ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। तो अगर ग्रोथ के लिए जाना है तो अभी भी मिड कैप में ज्यादा स्कोप है। जसप्रीत सिंह सर, आईटी में लक्ष्मण जी हमारा अंडरवेट रहा है, बट वो बहुत ज्यादा अंडरवेट से अभी हम थोड़ा रिड्यूस्ड अंडरवेट तक आ गए। लेट्स से एग्जांपल 11% अगर वेटेज है आईटी सेक्टर का निफ्टी में, तो हमारा पहले जो था वो 4 to 5% था, तो अभी हम वो बढ़ा के 6 to 7% के जोन में आ गए हैं। और उसका एक रीजन ये भी है कि थोड़ा सा डिफेंसिव भी बन गया है वो। अगर आप रीसेंट 1 मंथ का ही देखेंगे, जो परफॉर्मेंस रहा है, निफ्टी इज अबाउट 1% माइनस एंड आईटी सेक्टर में +5% रहा है, जबकि 3 महीने में इट्स मैसिवली अंडर परफॉर्म। तो कुछ टाइम के लिए, जब तक ये जैसे सिचुएशन बनी हुई है, आईटी सेक्टर का थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस बन सकता है, इवन दो मार्जिनली, बट यस बन सकता है। सेकंड, जो उससे पहले अंडर परफॉर्मेंस बहुत हो गया था, इवन अदरवाइज वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म से काफी नीचे आ गए थे। और अगर हम रिजल्ट की बात करें, आज का जो लार्ज एक्टिव सेक्टर के आया रिजल्ट, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 5.2% और 5.4% की रेवेन्यू ग्रोथ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच इज वेरी गुड। बट उसमें बस यही रहा है कि जो कांस्टेंट करेंसी है वो 1.2 है, बैलेंस वो थोड़ा is because of the dollar movement. But overall रिजल्ट अच्छा आए हैं, एटलीस्ट जो अभी तक है, और ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है वो भी अच्छी है। तो as I said, वो जो मैसिव अंडर परफॉर्मेंस रहा है, वो आई थिंक ओवर नेक्स्ट 6 to 12 months ब्रिज हो जाना चाहिए। एंड आई थिंक वर्स्ट केस शुड बी कि वो एट पार रहेगा, वो इतना मैसिव अंडर परफॉर्मेंस नहीं रहना चाहिए आईटी कंपेयर टू। हालांकि मिहिर सर का मानना है कि ये जो बाउंस बैक आया है उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर गया था तो वहाँ पर उठकर आया है। वैल्यूएशन वाइज आप कह रहे हैं, तो वैल्यूएशन वाइज भी मेरा मतलब भले ही 40% के आसपास ऊपर से टूट चुका है, तब भी उतना अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है क्या आईटी का, जसप्रीत जी? इसमें मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ तो कभी नहीं रही है, एक्सेप्ट दैट वन ऑन कोविड ईयर। तो जो रेवेन्यू ग्रोथ, जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन इन द रेंज ऑफ लेट्स से 9 to 11% एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 14 to 15%, वो घट के ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो घट के 5-6% मिड लेवल रेवेन्यू ग्रोथ एंड हाई सिंगल डिजिट पैट ग्रोथ पे आ गया था। तो अब अगर उसको देखने का नजरिया ऐसा है कि इवन ऑन 20 times, कोई बोले 20 times पीए बट प्रॉफिट ग्रोथ इज ओनली 7 और प्लस माइनस, तो पैक वो ट्री दिखता है। अब वही ट्री अगर आप किसी हाई प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी which is let's say growing at 25%, और उसको आप 3 का पैक देंगे तो वो 75 का पी होगा। तो ये इंक्रीमेंटली इस समय 75 पी, एनी पी बिटवीन 50 and 75 और 40 and 70 और डेंजरस हो रहा है, बिकॉज वो कहीं से भी इम्पैक्ट आ रहा है उसका, चाहे लिक्विडिटी की वजह से आ रहा है, प्रॉफिट वहां मिल रहा है, या सबसे बड़ा इम्पैक्ट उधर आएगा बिकॉज ऑफ दिस अर्निंग्स कट, या हिस्टोरिकली वी लुक एट जस्ट एन एग्जांपल, लुक एट हाउ व्हाट हैज हैपेंड टू ट्रेड, राइट? वो बिकॉज वो ग्रोथ रेट वेंट डाउन फ्रॉम 50% to 30% to now 15%, इट्स सो मैसिव 50% फॉल। तो इस वजह से भी थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी select sectors like IT, like maybe domestic consumption, like PSU banks or even PSU sector, वहां पे थोड़ा ज्यादा है compared to the high growth, जहां पे disappointment आएगा तो क्रैश होने का डर है।
बिल्कुल। दरअसल मेरे वोरा साहब थोड़ा सा ज़्यादा दूरी बना के रखे हैं, आप भी दूरी बना के रखें, थोड़ा सा कम दूरी बना है। अब सुनील सुरवणन साहब आ रहे हैं। सुनील सुरवणन साहब कुछ ऐसा बताइए, इन लोग दूरी खत्म हो जाए, आईटी सेक्टर को लेके अपना एलोकेशन बढ़ा दें। देखिए, मेरा मानना है कि अब आईटी ग्रोथ सेक्टर से वैल्यू सेक्टर में आ गया है और वो वैल्यू सेक्टर में बहुत बढ़िया प्ले है, मगर वो वैल्यू कंपोनेंट से आना चाहिए। निवेशक के पोर्टफोलियो पे एक ग्रोथ का हिस्सा होता है, एक वैल्यू का हिस्सा होता है, और आईटी होता है वैल्यू का हिस्सा। और वैल्यू के हिस्से के तौर पर देखा तो बहुत सारे लॉन्ग टर्म रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे पेंशन फंड, जिनको एक हाई डिविडेंड पेइंग सेक्टर की जरूरत पड़ती है, वहां पे आईटी को बाइंग सपोर्ट मिलेगी। तो इसलिए ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है, एक सेफ्टी जोन है उसके पास। और वैल्यू के कंपोनेंट में देखें तो उसमें प्राइस करेक्शन हो गया है और स्टेबल रेवेन्यू। देखिए, एआई का थ्रेट जो है वो मीडियम टर्म वाला थ्रेट है, बिजनेस मॉडल चेंज वाला थ्रेट है। कुछ आईटी कंपनी बिजनेस मॉडल को बदल कर अडेप्ट कर लेगी, कुछ नहीं करेगी, वो तो होगा। मगर अगर आप देखें अगले 2-3 साल के लिए एआई के कारण इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ा एक उसके बाद आएगा। बट आपकी वैल्यूएशंस क्या कह रही है कि एक क्लिफ की तरह फॉल ऑफ, यानी 5 साल के बाद आईटी बिजनेस नहीं रहेगी, ऐसी वैल्यूएशंस पे आ गए हैं। तो मेरा मानना है कि एक वैल्यू जोन में जितना आपके पोर्टफोलियो उतना जरूर आईटी को खरीदें, बिकॉज अभी अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं और कैश सबके पास है। और एआई रिलेटेड एक्विजिशन करना है तो कर सकती है, मगर वो खबर ढूंढ के, अच्छी खबर, अच्छी कंपनी ढूंढ के करेंगे, तब रुझान बदलेगा। अंटिल आईटी एड्रेसेस द एआई इश्यू, जो एक एलिफेंट इन द रूम की तरह है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। इसलिए देखिए, आज के रिजल्ट भी आई फिर भी करेक्ट हुआ। पार्ट ऑफ द रीजन कि एआई के बारे में कुछ स्ट्रांगली एक कमिटमेंट नहीं आई थी। तो उसको वो पता आईटी नहीं। सेक्टर पे इंपॉर्टेंट है कि आईटी को इग्नोर ना, एआई को इग्नोर ना करे, उसको टैकल करे कि कैसे हम इस एआई वाले चैलेंज को एड्रेस करने वाले हैं। वो पीआर बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए। नहीं तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, आईटी सेक्टर के पास पैसे तो बहुत हैं, सारी कंपनियां मोटे कैश पे बैठी हुई हैं, तो एआई रिलेटेड कमिटमेंट क्यों नहीं दिखा रही हो, बजाय इसके कि बायबैक करते रहें? वो मेरे मुझसे है सवाल? हाँ, आप ही से। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि देखिए, एआई रिलेटेड मिड मिड स्मॉल कंपनीज वर्ल्ड वाइड, उनके दाम बहुत बढ़ गए हैं। दे आर बिट लेट इन द प्ले। और ऑलरेडी वर्ल्ड में एक अभी डर आ गई है। टॉप 5-6 कंपनीज इन द यूएस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, $650 बिलियन एआई कैपेक्स में निवेश कर रही है। उस कंपैरिजन में हमारे पास कुछ नहीं। हमारा लार्जेस्ट कंपनी रिलायंस का मार्केट कैप $200 बिलियन है। तो ये खाली 5-6 कंपनियां $600 बिलियन एआई में निवेश कर रही हैं, तो ये डर रही हैं कि उनके हिसाब से हम कैसे जाके कम्पीट कर सकें। तो मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे करें, शायद पार्टनरशिप में करने की कोशिश करेंगे। तो मगर उतना पैसा नहीं है उतना जितना बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और एप्पल जैसी कंपनियां। तो वो एक आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, कि इसी वजह से शायद मेहर वोरा साहब ने भी जिक्र भी किया है, कुछ अगर आईटी में जाना है तो टॉप में नहीं, मिड कैप आईटी में रखें तो ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा प्रोमिसिंग दिख रही है। राइट सुनील सर? करेक्ट करेक्ट, मैं अग्री, मैं मेरे सोरा साहब से अग्री हूं। अगर ग्रोथ देखना है तो मिड कैप में आएगी, हाई पीस पे है, मगर ग्रोथ आके जस्टिफाई कर सकती है, ये उम्मीद है। मगर ये लो पीस को भी लार्ज कैप कंपनीज बस बीट करेगी, बट आउट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। तो लार्ज कैप मोर इन वैल्यू, मिड कैप इन ग्रोथ, बट इट इज कमिंग एट अ प्राइस। तो एक रिस्क है, तो लेना ही पड़ेगा। मगर चल लेना ही पड़ेगा, लेकिन वैल्यू बाइंग है, ये आपका मानना है कि आपके पास आईटी को लेकर 2-3 साल इसलिए आए, क्योंकि मेरे वोरा साहब को बता दूं, जसप्रीत साहब भी कई बार हमारे शो में रहे हैं, कि शुरू से एकमात्र हमारे पैनलिस्ट सुनील सर रहे हैं जो आईटी को लेकर हमेशा ही बड़ा ही सकारात्मक रहे हैं। इसी वजह से मैं जब भी आते हैं तो आईटी पे जानबूझ के सवाल करके आता हूँ कि इनसे पूछना ही पूछना है, क्योंकि निवेशक को पता चले आखिर आईटी में हो क्या रहा है। आईटी से अलग हट के देखें तो 1-2 सेक्टर और है जिसपे कई सारे सवाल आते हैं, लोग पूछते रहते हैं। एक मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर को लेकर मेहर वोरा साहब ने नजर डाला है, क्या सीन चल रहा है आजकल? मेटल्स में देखिए, जब इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट होती है तो जनरली पॉजिटिव तेजी रहती है। वैसे हमारा लॉन्ग टर्म जो फिलॉसफी है उसको मैच नहीं करती है मेटल्स, क्योंकि ये सिक्लिकल कमोडिटी है। वी नॉर्मली हमारी जो फिलॉसफी है लॉन्ग टर्म सेक्युलर ग्रोथ वाले सेक्टर्स में ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन टेक्निकली ऐसे माहौल में मेटल्स अच्छा कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो जो एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स हैं वो इनडायरेक्टली एनर्जी पे प्ले है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो जो प्रोडक्शन बनाने की प्रोसेस है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है।
तो जिस तरह से ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी उसकी वजह से बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम स्टॉक्स में भी तेजी आ रही है। तो मेरे ख्याल से एनर्जी प्राइसेस तो एलिवेटेड रहेंगे, और जो एल्यूमिनियम कंपनीज के पास हाइड्रो पावर या ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज है उसके लिए एक्चुअली मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है। प्लस मिडिल ईस्ट में थोड़ी कैपेसिटी थी वो भी ऑफलाइन हो चुकी है, शायद डैमेज हुई है, तो टेम्परली वहां भी सप्लाई की इश्यू होने से जो ग्लोबल एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक टैक्टिकल प्ले एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स में बन रहा है। स्टील में मेरे ख्याल से एनर्जी कंपोनेंट तो होता ही है, लेकिन उसमें जो डोमेस्टिक स्टील कंपनी है उसको गवर्नमेंट ने अच्छी जो इंपोर्ट्स वगैरह के सेफगार्ड वगैरह में जो फायदा किया है उसकी वजह से हम तेजी देख रहे हैं टैक्टिकली। तो मेरे ख्याल से टैक्टिकल एलोकेशन ये सेक्टर में देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म में हमारा टिपिकली व्यू इतना पॉजिटिव नहीं रहता। लॉन्ग टर्म में व्यू आपका उतना पॉजिटिव है नहीं। इसमें कुछ जोड़ेंगे सुनील, जसप्रीत सर? एक्चुअली इसमें दो बास्केट हैं रफली मेटल्स में, एक है नॉन फेरस और फेरस। तो हमारा डायरेक्ट स्टॉक एक्सपोजर जो है और जो पॉजिटिव है व्यू वो फेरस पे है। उसमें इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे स्टेनलेस स्टील ले लीजिए या लाइक कार्बन स्टील और इवन HRC CRC गैल्वेनाइज्ड स्टील ले लीजिए, तो देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज, तो वहां पे हम पॉजिटिव हैं। नॉन फेरस में क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी रहती है एंड इवन अदरवाइज थोड़ा लेवरेज है, थोड़ा कुछ ना कुछ इश्यूज है, तो वी हैव एक्सपोजर, बट हमारा थोड़ा मेटल ETF के थ्रू ज्यादा एक्सपोजर है। ओवरऑल मेटल एज अ बास्केट वी लाइक एंड वी हैव ओवरवेट। तो हमें लगता है बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली, जो हार्ड कमोडिटीज हैं, जो प्रेशियस मेटल्स अगर आप बोलना चाहें, आई मीन वैसे तो गोल्ड सिल्वर है, बट आफ्टर दैट जो जो प्रेशियस कमोडिटीज या ओवरऑल कमोडिटीज बास्केट बोलेंगे तो मेटल्स इंक्रीमेंटली, बिकॉज ये जो भी हो रहा है जियोपॉलिटिकली, कहीं ना कुछ बंद हो रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, some mines or some production units for either gas or generally कहीं पे अटैक हुआ तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आया। तो ग्लोबली प्रोडक्शन will take a hit, and because इंडिया का रहा है डोमेस्टिक एडवांटेज बिकॉज ऑफ आयरन ओर एंड स्टील में, तो हम ऑब्वियसली सेल्फ सफिशिएंट रहे हैं। तो आई थिंक स्टील ओवरऑल वी आर वेरी पॉजिटिव, ओवरऑल मेटल्स आल्सो वी आर वेरी पॉजिटिव। हालांकि अब प्रीसियस मेटल की बात कर रहे थे मीर वोरा साहब, प्रीसियस मेटल से तो म्यूचुअल फंड वाले निकलना शुरू कर दिए गोल्ड वगैरह से, क्या वहां पे बहुत पोटेंशियल नहीं दिख रहा है? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि निकल रहे हैं? नहीं, जो नए आंकड़े आए हैं, जो आज आंकड़े आए हैं उसमें देख रहे हैं कि इक्विटी में ज्यादा जा रहे हैं, गोल्ड ETF वगैरह से पैसे निकाल रहे हैं ज्यादा लोग, वहां लोकेशन कम हो गया एक तरीके से कह रहे हैं। उस तरह से देखें तो ये तो मेरे ख्याल से मोमेंटम ट्रेडिंग हो गई। जिस तरह की तेजी हमने जनवरी फरवरी में देखी थी गोल्ड एंड सिल्वर में, तो काफी सारे फ्लोज आए भी थे, और जब अब करेक्शन आया तो वो मोमेंटम वाले फ्लोज जा रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से एक टैक्टिकल मोमेंटम चेजिंग वाली सिचुएशन है। लेकिन मेरा व्यू गोल्ड में खास करके स्ट्रक्चरली अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि वर्ल्ड मेरे ख्याल से जो है मनी प्रिंटिंग के माहौल में वापस जाएगा, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज रहेगी, और ऐसे माहौल में टिपिकली गोल्ड जो है वो पॉजिटिवली परफॉर्म करता है। तो ये माहौल अभी भी बरकरार है, और गोल्ड पे तो मैं खास करके लॉन्ग टर्म तेजी है अभी भी। सुनील सर, जब मैंने पूछा था आपसे गोल्ड के बारे में तो सुनील सर मुस्कुरा रहे थे। नहीं, इसीलिए कि क्या है कि लोग गोल्ड में ना जब करेक्शन होता है तो डरते हैं, और जब तेजी होती है तो खरीदते हैं। तो जो इसलिए ये मैंने के आंकड़े ऐसे आए थे। ये तो आपके इक्विटी में भी है। नहीं है, मार्च के आंकड़े देखिए, जब जियोपॉलिटिकल वॉलिटिलिटी आई थी एक्चुअली म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज बढ़ गए थे, तो कॉन्ट्रा था ना वो। मगर गोल्ड में ऐसा नहीं था, क्योंकि इट्स एंटायरली सेंटिमेंटल, उसमें कोई अर्निंग्स नहीं है, कुछ नहीं देखने के लिए। और तो बात ये होती है कि मेरा मानना है कि चाहे वो फेरस मेटल हो, नॉन फेरस मेटल हो, प्रेशियस मेटल हो, आपके पोर्टफोलियो में उसका 10-15% रखना अच्छा है, क्योंकि जब करेंसी वीकन होती है तो ऑटोमेटिकली मेटल, बिकॉज प्राइसेस सब लंदन मेटल एक्सचेंज या चिकागो एक्सचेंज में फिक्स होते हैं, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डिप्रिसिएशन के कारण आता है, जस्ट लाइक IT। और जब नहीं होती है, रुपी स्ट्रेंथन होती है, तो वहां पे गिरावट, वो एक चीज है। सेकंड, बिफोर द वॉर स्टार्टेड एक ग्लोबल सुपर साइकिल की बात हो रही थी मेटल्स में, मगर अब जो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वॉर जो स्लो डाउन, और चाइना में जो स्लो डाउन आएगी,
तो थोड़ा डिमांड भी घटेगा बट सप्लाई भी घट रही है। तो मेरा मानना है कि उसमें टैक्टिकली कॉल लेना बहुत बहुत एक रिटेल निवेशक के लिए बहुत डेंजरस है। तो अपने पोर्टफोलियो में आप 5, 10, 15 इसके बीच में चुन लीजिए और उसको कांस्टेंट रखिए एज अ स्प्रेड अक्रॉस दीज 3 पैक्स, नॉन फेरस, फेरस और प्रेशियस मेटल्स। दैट्स द बेस्ट वे टू प्ले इट, बिकॉज आप यू नो अनप्रेडिक्टेबल है, मोस्ट वॉलेटाइल सेक्टर मेटल्स है। तो इसमें लेकिन तब भी इतने वोलेटाइल रहने के बाद भी, अनप्रेडिक्टेबल रहने के बाद भी आप उसमें 10 से 15% आप पैसा उसमें लगा कर रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक सेफ साइड में रहेंगे। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पैसा रख के बैठे हुए हैं, जिनको इंतजार था मार्केट उठने का। अब तो मार्केट चल पड़ा है, तो अब अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो कहाँ लगाएं, आप लोगों से पूछेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ईरान युद्ध रुकने के साथ ही शेयर बाजार भागने लगा है। अगर आप अब भी पैसा लेके बैठे ही हुए हैं, नहीं लगा पाए हैं, तो कहां लगाएं, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और ब्रेक के बाद फिर से आपका एक स्वागत है फिर से, और हम लोग इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब बिल्कुल मेरे वोरा साहब ही से पहला सवाल कि लोग अब आने लगे ज़्यादा कि पैसा मैं तो रखा ही रहेगा, लगा नहीं पाया, मुझे पैसा लगाना है, बताइए कहाँ लगाया जाए। ऐसा सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अभी तक तो नहीं आए। मेरे ख्याल से जो ऑप्टिक है काफी शार्प हुई है, 1-2 दिन ही हुए हैं। तो अभी भी लोग मेरे ख्याल से ये माहौल को डाइजेस्ट कर रहे हैं। अभी भी इस माहौल पे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। उनको लगता होगा चलो थोड़ा सा और गिरेगा तब फिर चलेंगे, मेरे हिसाब से पूछेंगे पैसा कहाँ लगाना है। वो हमेशा ऐसा ही होता है जब कंटिन्यूअस, हमेशा ऐसे हमेशा ऐसे ही होता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम कहते हैं कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, एसेट एलोकेशन बनाए रखें, तो लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड वाले तो हमेशा यही कहते हैं क्योंकि उनको एसेट गैदर करने हैं। हाँ। लेकिन जब ऐसी टेस्ट आती है तो फिर कन्विक्शन भी टेस्ट होती है। अच्छा, मान लिया अभी कोई आया तो क्या कहिएगा उसको? पैसा लगाने के लिए कोई आया कि हमें मान लिया जब मीडियम टर्म में पैसा लगाना है, लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है, तो आप क्या सलाह देंगे उनको? बिल्कुल, मीडियम टर्म अगर आपका 3 साल का व्यू है, 5 साल का व्यू है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा एंट्री लेवल है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, टाइम करेक्शन हो चुका है, प्राइस करेक्शन हो चुका है, करेंसी करेक्शन भी हो चुका है। तो इससे ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट बहुत कम टाइम होता है। और जब मैक्सिमम नेगेटिव सेंटीमेंट होती है तभी मैक्सिमम पैसा बनता है, अगर आप इन्वेस्ट करें टाइम पे। तो मेरे ख्याल से वो सिचुएशन डेफिनेटली बन रही है। मैं नहीं कहता हूँ कि सारा पैसा एक दिन में लगा दें, अगर आप एक या 2 हफ्ते में स्टैगर आउट करें ये लेवल से भी, या 1-2 महीने में भी स्टैगर करें, तो भी इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। इसमें एक चीज और पूछूं, फिर मैं सुनील सर के पास जाऊंगा, आप ही से मीर सर, कि मान ले कोई पैसा लगा के एक्स अमाउंट बैठा हुआ है, वो लगाना चाहे लमसम अमाउंट लगाना चाहे म्यूचुअल फंड में, तो अभी क्या करे? वो लमसम डाल दे या फिर 20% करके डाले, 25% डाले? और डाले तो कहाँ डाले? मिड कैप काफ़ी टूटे हुए थे, अब उठने शुरू हुए। मिड कैप में ज़्यादा संभावना दिख रही है, स्मॉल कैप ज़्यादा काफ़ी टूट गए थे, अब फिर से उठने शुरू हो गए, उसमें ज़्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप एलोकेशन का जो पुराना ट्रेडिशनल फार्मूला था उसी के तहत जाएं, या फिर अपॉर्चुनिटी में कुछ इस फार्मूले में बदलाव करें? तो ये करेक्शन काफी यूनिक रहा है, जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल मोरलेस काफी इक्वल तरीके से ही करेक्ट हुए हैं। तो डिफरेंशिएशन इतना खास नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक्सपर्ट हैं और आपके डेफिनेटली व्यूज है एसेट क्लासेस पे, मिड, स्मॉल और लार्ज पे, तो डेफिनेटली आप खुद से चूज करें। और अगर आपको ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं करना है तो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन मैं ये कहूंगा, माहौल जो है अभी भी इवॉल्विंग है, तो 100% सर्टेनिटी नहीं होती कभी भी। तो लमसम के बजाय स्टैगर करके, चाहे वीकली स्टैगर करें, चाहे डेली स्टैगर करें, लेकिन स्टैगर करके लगाएं। लमसम में मैं नहीं कहूंगा लगाना चाहिए। लमसम नहीं लगाना चाहिए। सुनील सर? देखिए, मैं मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हूँ, तो मैं कहूंगा कि आप इक्वली एक मल्टी कैप और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में डालिए, क्योंकि उसमें तीनों कैप का एक्सपोजर मिलता है, और ज्यादातर मल्टी एसेट थोड़े लार्ज कैप टिल्टेड होते हैं, और उसमें गोल्ड और सिल्वर का भी हिस्सा मिल जाता है। तो इक्वली डिवाइड कीजिए इसमें। और अगर थोड़े अग्रेसिव मेंटालिटी के हो और रियली आप करना चाह रहे हो, तो 3 सेक्टर फंड्स आप चुन सकते हैं। एक बैंकिंग सेक्टर फंड, एक कंजम्पशन फंड और एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये 3 अगर आप हिस्सा रखेंगे, आउट से 50% इन द बैंकिंग, 25% इन कंजम्पशन, 25% इन इंफ्रा फंड,
इसमें आप डालेंगे तो अग्रेसिव मेंटालिटी हो तो, और दोनों मॉडरेट और अग्रेसिव लोगों को मैं कहूंगा कि आप स्टैगर्ड तरीके से निवेश कीजिए, लमसम में मत कीजिए। स्टैगर्ड तरीके से कैसे करें? स्टैगर्ड करें तो मेरा मानना है कि अल्टीमेटली इस जैसे आपने फॉर्मूला दिया था ना कि हर दिन 1-1 रुपए लगाओ, हाँ, तो मेरा मानना अब 1-1 रुपए वाला फॉर्मूला है कि 5-5 रुपए लगाओ, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कहता हूं कि आपके लमसम आप लिक्विड फंड या आर्बिट्रेज फंड में लगाकर एक डेली एसटीपी लगा दो इनटू दीज फंड्स, राइट? तो यू स्प्रेड इट ओवर द नेक्स्ट 45 days रफली। आपके जो पैसा है नेक्स्ट 45 days को, तो मान लीजिए 2% पर डे, राइट? तो लिक्विड फंड या आर्बिट्रेज फंड में डालिए। आर्बिट्रेज में थोड़ी टैक्स बेनिफिट होती है उसमें, और वॉलेटाइल टाइम में उसके रिटर्न्स भी थोड़े बेहतर होते हैं, तो उसमें उसमें डेली एसटीपी लगा दे तो आपको अच्छा एवरेजिंग भी हो जाएगा। चलिए जसप्रीत सिंह सर, इसमें आपकी राय क्या है? लक्ष्मण जी, अगर तो पीएमएस की बात करें जो और एडवाइजरी जो मैनेज करते हैं उसमें ऑलरेडी फंड मैनेजर्स कैश कॉल्स ले लेते हैं, तो हमारा सजेशन यही रहता है इन्वेस्टर्स को कि आप एक साथ पैसे दे दें, उसके बाद जो कैश कॉल ले रहे हैं वो फंड मैनेजर अपने आप ले लेंगे, क्योंकि वो फिर जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अगेन यू कांट कॉल फॉर मनी। वो एक पॉइंट है। रिटेल निवेशक के लिए 2 से 4 हफ्ता फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग, एंड 2 to 4 months फॉर कंजर्वेटिव और मॉडरेट इन्वेस्टर, और मे बी 2 to 3 months, क्योंकि होपफुली तब तक काफी कुछ क्लियर आउट हो जाए। आई थिंक ये इंक्रीमेंटल मनी बोल लीजिए या नया पैसा बोल लीजिए, बट अगेन आई वुड से 80% और 80 to 90% ऑफ द मनी, डू नॉट पुट 100% इवन देन, बिकॉज 10 से 20% की अपॉर्चुनिटीज मिलती है जहाँ पे वन कैन डू लिटिल इन एंड आउट एंड गेट रीजनेबल मनी, बिकॉज पिछले 18 से 20 में देखा गया कि काफी अपॉर्चुनिटीज आई है मार्केट में जहाँ 20-30% बना है, वे यू कैन रोटेट द मनी एंड गेट वही अल्फा भी बना के दिए काफी जगह, इवन दो वो लॉन्ग टर्म में उतना नहीं बना है, तो थोड़ा सा 20% फॉर शॉर्ट टर्म भी रखा जा सकता है, जो अच्छा अल्फा दे देता है एट ओवरऑल लेवल फॉर एंटायर। हालांकि अभी आप दोनों लोगों ने कहा कि सुनील सर ने एक फंड सेक्टर बताया, वो था कोई कंजम्पशन सेगमेंट पे उनका फोकस था। यहाँ पे कंजम्पशन में 2 चीजें हैं मेरे वोरा साहब, एक तो ऑटो है, दूसरा कैपिटल गुड्स है। दोनों ने जैसे ही ये वॉर खत्म होने वाली रैली शुरू हुई ना, दोनों ने काफी तेज रैली की है। अगर कोई डायरेक्ट इक्विटी में लगाना चाहे तो ऑटो कैपिटल गुड्स में अभी भी गुंजाइश है कि नहीं? अब 2-3 दिन में इसने कवर अप कर लिया वॉर को। डेफिनेटली मेरे ख्याल से, बट वो दोनों के कंपैरिजन में अगर करें तो कैपिटल गुड्स पे मेरा बायस ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा लॉन्ग टर्म की स्टोरी लग रही है। ऑटो स्टॉक्स जो है वो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में शायद अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने शॉक देखा है, इकोनॉमिक शॉक, उसके वजह से एसएमई वगैरह में थोड़ा 1-2 महीने या मे बी 3-4 महीने का इम्पैक्ट आ सकता है। तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि वहां पे स्टोरी एक शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीक हो सकती है। लॉन्ग टर्म में तो ऑफकोर्स तेजी ही है, लेकिन सेक्युलरली देखें तो जो कैपिटल गुड वाला सेगमेंट है वो भी काफी करेक्ट हुआ था, उसमें मेरे ख्याल से रिबाउंड शायद ज्यादा फास्ट हो सकती है। और गवर्नमेंट का भी जो फोकस है पावर डिफेंस वगैरह में, उसकी वजह से भी ये सेक्टर को ज्यादा फायदा हो सकता है इन द शॉर्ट टर्म ऑल्सो। हालांकि कैपिटल गुड्स और ऑटो में एक और दिक्कत है, जो एक तो इंपोर्ट कंपोनेंट उनका काफी ज्यादा होता है, तो कॉस्ट जो है बढ़ने की गुंजाइश रहती है, आशंका रहता है, तो वो शायद अगले कुछ क्वार्टर तक दिखे। सुनील सर? हाँ, बिल्कुल। देखिए, बट एक तरह से मैं कहूंगा कि मार्च मंथ में ही मैक्सिमम इम्पैक्ट रहेगा, तो इस अर्निंग सीजन में आपको दिख रहेगा कि कितना इम्पैक्ट था, और इसके बाद सिचुएशन और गंभीर होती हुई नहीं दिख रही है ना। तो इसीलिए मेरा मानना है कि एक तरह के विष पी लिया उन्होंने मार्च में, आगे जाके उतना नहीं होगा स्ट्रेस और टेंशन इसके कारण, इंपोर्टेड इनपुट्स के कारण। तो चीज ऐसी होती है कि क्या वो पास ऑन कर पाएंगे कंज्यूमर्स को इस सेल्स के सीजन में, मार्जिन में इम्पैक्ट रहेगा। एक सवाल और एक सवाल और पूछ लूं, चूंकि शो का समय थोड़ा सा कम है, छोटे छोटे जवाब तीनों से ले लूंगा। कि अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है, कितना होपफुल है आप लोग? ये अर्निंग सीजन बाजार को कितना जोश दे पाएगा अगर वॉर फ्रंट पे सब कुछ शांत रहा तो? सुनील सर, आप शुरू करिए। मेरा मानना है कि ये एक्चुअल अर्निंग जो आएगी, मार्केट ने ऑलरेडी उसको फैक्टर कर दिया, कंसेंसस ऑलरेडी गिरा दिया है, तो एक्चुअल अर्निंग्स आएगी तो बेटर देन द एक्सपेक्टेड आएगी, मगर ध्यान मार्केट का गाइडेंस के ऊपर होगा, नॉट ऑन द एक्चुअल क्वार्टरली अर्निंग्स। मेहर वोरा सर? देखिए, अभी तक जो बिजनेस गाइडेंस आई है मार्च क्वार्टर के लिए बैंक्स, एनबीएफसीज, थोड़ी कंजम्पशन कंपनीज की, वो एक्चुअली अच्छी आई है, बेटर देन एक्सपेक्टेड आई है, तो वो एक पॉजिटिव है।
लेकिन जैसे सुनील जी ने कहा ये कम इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्च में काफी सारी जो उथल पुथल हुई है वॉर को लेके, तो गाइडेंस विल बी मोर इम्पोर्टेंट, तो दैट आई एग्री विद सुनील जी। लेकिन अभी तक के जो गाइडेंस आए हैं वो अच्छे आए हैं। हालांकि मुझे लगता है जसप्रीत जी, गाइडेंस बहुत अच्छे कंपनियां दे पाएंगे, इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि ये जो वॉर वाला इम्पैक्ट है वो अगले अर्निंग सीजन में दिखेगा। बिल्कुल, वो गाइडेंस तो देंगी अच्छा, और उनको देना भी चाहिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल बास्केट इम्पैक्ट, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, सब बिकॉज रिमेंबर अभी वो इम्पैक्ट अभी दिखा नहीं है ऑन ग्राउंड। डीजल प्राइस भी बढ़ेंगे, राइट, गैस प्राइसेस अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। एक बार सारा लेट्स से मई में आएंगे तो फिर इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। अभी हम तो 2%, लेस देन 2% इन्फ्लेशन पे, वो हम 4% तक जाएंगे। तो ये सब अभी इवॉल्विंग सिचुएशन है। तो आई थिंक मोर देन गाइडेंस, मेरा फोकस, हमारा ध्यान ज्यादा मार्जिन प्रेशर पे रहेगा। कितना मार्जिन प्रेशर कम, और इसमें एक और है ऑपरेटिंग डीलेवरेज। किसी की 5 फैक्ट्री है, उसमें से अगर 2 बंद है तो बड़ा डीलेवरेज हो जाएगा, ऑपरेटिंग डीलेवरेज होगा, बिकॉज आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी गाइडेंस के मामले में, on the production side and on the gross margin side। बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल वॉर भले ही खत्म हो जाए, लेकिन वॉर का इम्पैक्ट अगले कुछ क्वार्टर तक दिखेगा, और वो गाइडेंस में भी शायद झलके, और मार्केट इसको लेके चलेगा। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।